वेलकम टू एग्जामपुर एवरीवन। एग्जामपुर परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम हैं कलम से क्रांति। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग फटाफट आइए, जिससे हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। और बंगाल का विभाजन जब हुआ या बंगाल का विभाजन जब किया गया, उसके पीछे रीजन क्या रहे, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। उसके बाद हम ये भी चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि बंगाल का विभाजन करने के पीछे रीजन क्या था, परिस्थितियां क्या बन रही थी, अंग्रेजों के लिए चुनौती क्या था, और सबसे बढ़कर कि भारतीय कैसा रोल प्ले कर रहे थे। इन्हीं सारी चीजों को लेकर अपन बात करेंगे। तो आइए जरा इसको लेकर बात करते हैं। देखिए ध्यान से, बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बैकग्राउंड के तौर पे हम पहले ये तो समझ लें कि पहले की परिस्थिति क्या बन बन रही है। फिर उसके बाद अपन पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में समझेंगे। तो ध्यान से देखना। देखना एक बड़ी बात क्या हो सकती है, तो बड़ी बात जरा ध्यान देना। पार्टीशन ऑफ बंगाल के पहले अपन बैकग्राउंड चलते हैं। बैकग्राउंड में परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। तो परिस्थिति के बारे में अगर हम बात करें, सिचुएशंस के बारे में बात करें, तो इस परिस्थिति के बारे में हम देखो क्या समझेंगे। ध्यान से देखना। अगर परिस्थिति की बात करें तो इस परिस्थिति में किसकी परिस्थिति होगी, तो भारतीय परिस्थितियां। ठीक है, किसकी परिस्थिति की बात होगी मेरे भाई, तो भारतीय परिस्थितियां। तो इन भारतीय या इंडियन कंडीशन के बारे में बात करेंगे, भारतीय परिस्थितियां के बारे में बात करेंगे। तो आइए जरा इसको समझते हैं। भारतीय परिस्थितियां, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमने पढ़ा था 1857 का विद्रोह। तो ध्यान से समझना, जब 1857 का विद्रोह हुआ, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, जब 1857 का विद्रोह हुआ, तो इस 1857 के विद्रोह से 1857 के विद्रोह से एक वर्ग बड़ा खुश हो रहा। जरा ध्यान से सुनना। इस 1857 के विद्रोह में एक वर्ग क्या कर रहा, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। हालांकि जमींदार भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो है इस पार्टीशन ऑफ बंगाल या पूरे नेशनल मूवमेंट से जुड़ा हुआ इंसान या वर्ग। और इसको लेकर क्या हुआ, 1857 में कौन नहीं शामिल हुआ, तो मध्य वर्ग शामिल नहीं। कौन शामिल नहीं हुआ भाई, तो इंडियन मिडिल क्लास शामिल नहीं हुआ, मध्य वर्ग शामिल नहीं हुआ। और मध्य वर्ग इसलिए शामिल नहीं रहा क्योंकि मध्य वर्ग को ये लगता था, मध्य वर्ग को ये उम्मीद थी कि 1857 के बाद ब्रिटिश क्या करेंगे, अपनी परिस्थितियों को, अपनी सिचुएशन पर आकलन करेंगे। और उस आकलन के बाद वो इस चीज के ऊपर जाएंगे कि भैया हमें योग्य अधिकारी चाहिए। और इसी कंटेक्स्ट में आप देखें कि 1857 के बाद जब 1858 का अधिनियम आ जाएगा, तो उसके पहले 1857 के खत्म होने के बाद एक भारतीय मध्य वर्ग है, जिसे अपन शिक्षित मध्य वर्ग कह लें या इंटेलेक्चुअल क्लास कह लें। ये जो भारतीय मध्य वर्ग है ये शामिल नहीं है, और इसे एक उम्मीद है कि हमें क्या होंगे, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन का मतलब ये है कि जब कंपनी के अधिकारियों को ट्रांसफर किया जाएगा, तो फिर कैपेबल इंसान को रखा जाएगा। और कैपेबिलिटी के मामले में तो मध्य वर्ग है ही। क्यों? क्योंकि यही वर्ग पढ़ा लिखा है। और इसी को लेकर आप बड़ी बात समझना कि इसी को लेकर मध्य वर्ग बड़ा खुश हो रहा। जब मध्य वर्ग खुश हो रहा, तो इसी सेंस में 1858 और 61 का एक्ट आ जाता है। इसी आपने ये भी पढ़ा होगा कि 1858 में क्या हो जाता है, कंपनी का ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है, सत्ता परिवर्तन हो जाता है। और कंपनी के स्थान पे कौन आ जाता है, तो ब्रिटिश क्राउन आ जाती है। क्लियर? तो 1858 के अधिनियम की बात करें और किसके बारे में बात करें, तो 1861 की एक्ट के बारे में बात करें। 1858 के एक्ट के बारे में बात करें, 1861 के अधिनियम के बारे में बात करें, तो इस 1858 या 61 के अधिनियम से फिर वही बात सामने आ जाती है। कौन सी बात, कि औपनिवेशिक लाभ की ओर कौन बढ़ रहे हैं, तो ब्रिटिश बढ़ रहे हैं। तो इस अधिनियम का अगर हम सही से समीक्षा करें, तो इस अधिनियम की समीक्षा अगर करेंगे या इसका अपन रिव्यू करेंगे, तो इसमें हम यही पाएंगे कि यहाँ भी ब्रिटिश किसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी ब्रिटिश औपनिवेशिक लाभ के ऊपर बात कर रहे हैं। औपनिवेशिक लाभ के ऊपर बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक टर्म है औपनिवेशिक चीजें क्या होती हैं, है ना। एक एक टर्म को समझना बहुत जरूरी हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वो भी तब जब आप सिविल सर्विस की बात करना चाह रहे हैं, है ना। तो
औपनिवेशिक लाभ के ऊपर बल देना और औपनिवेशिक लाभ के ऊपर बल देना, इसका मतलब जरा समझो। औपनिवेशिक लाभ के ऊपर बल देना, औपनिवेशिक लाभ के ऊपर बल देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, इस बात को ध्यान देना। देखो, औपनिवेशिक लाभ के ऊपर बल देने का मतलब ये है कि आपको एक टर्म समझना पड़ेगा इसके लिए, और वो टर्म ये है कि ध्यान देना, इसके पहले आपको उपनिवेश समझना पड़ेगा। तो देखो, उपनिवेश क्या होता है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये शक्ति है इंग्लैंड और ये शक्ति है इंडिया, ठीक है। ये इंग्लैंड है और ये इंडिया है। और इसमें क्या हुआ, तो इंग्लैंड क्या करेगा, इंग्लैंड क्या करेगा, इंडिया पर कंट्रोल करेगा। और कंट्रोल करने का मतलब ये है कि किसी भी प्रकार की लाभ की स्थिति, किसी भी प्रकार की लाभ की स्थिति किधर जाएगी, तो इंडिया से इंग्लैंड जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक देश द्वारा, ध्यान से सुनना, एक देश द्वारा दूसरे देश पर शोषण शोषण दूसरे देश पर पॉलिटिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और सोशल, और एक और वर्ड कह लें कल्चरल भी, है ना। तो पॉलिटिकल की बात करें, इकोनॉमिकल की बात करें, सोशल की बात करें या कल्चरल की बात करें, इन सारे कंट्रोल की बात होती है, इन सारे कंट्रोल की बात होती है। तो आप इस बात को समझें कि एक देश द्वारा दूसरे देश पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक नियंत्रण करा जाता है, तो वह देश दूसरे देश का क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है, उपनिवेश। तो यहाँ पे इंडिया क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे इंडिया कॉलोनी हो जाएगा। इंडिया क्या हो जाएगा, तो इंडिया इंग्लैंड का उपनिवेश हो जाएगा। इंडिया क्या हो जाएगा, तो उपनिवेश हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करें इंग्लिश में, इंडिया क्या हो जाएगा, तो कॉलोनी हो जाएगा। तीसरी बात करें इंग्लैंड क्या होगा फिर, तो इंग्लैंड को कहा जाएगा, इंग्लैंड को यहाँ पे क्या कहा जाएगा, तो इंग्लैंड को कहा जाएगा मातृशक्ति, मातृशक्ति या औपनिवेशिक शक्ति, मातृशक्ति या औपनिवेशिक शक्ति, ठीक। तो मातृक शक्ति या औपनिवेशिक शक्ति, तो देखो अगर आपको ठीक से समझ आ रहा है, तो औपनिवेशिक शक्ति का मतलब ये है, जब भी हम कहेंगे औपनिवेशिक या उपनिवेश है, इसका मतलब कि जो देश कॉलोनी बना है, जो उपनिवेश बना है, उस उपनिवेश पे ये सारा नियंत्रण, और सारा नियंत्रण तो हर प्रकार का लाभ किधर जाएगा, तो मदर कंट्री की ओर जाएगा। आशा है आप समझ रहे होंगे। अब इस चीज को देखो, औपनिवेशिक लाभ के ऊपर बल दे रहे हैं कौन, तो ब्रिटिश। और ब्रिटिश जब औपनिवेशिक लाभ के ऊपर बल दे रहे हैं, और ये चीजें मध्य वर्ग को उम्मीद है कि हमें क्या मिलेगा, तो पद मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ये एक्ट, दोनों एक्ट आता है, वहीं आप देखेंगे औपनिवेशिक लाभ के ऊपर, औपनिवेशिक लाभ के ऊपर ये एक्ट क्या करता है, फिर से वही बात, फिर से वही बल देने की कोशिश। अब इस बात को देखो, यहीं से अब मध्य वर्ग को बड़ा धक्का लगता है। मध्य वर्ग को लगता है कि भैया ये तो कभी हमारे लिए लाभ की बात कर ही नहीं सकते, ये कभी भी भारत की उन्नति नहीं चाहेंगे, ये कभी भी हमारी उन्नति नहीं चाहेंगे। और यहाँ तक कि ये जो अंग्रेज हैं, ये जो ब्रिटिश पावर है, ये हमेशा भारत का शोषण करना चाहेगा, क्योंकि ये कंप्लीट रूप से उपनिवेश है। तो मध्य वर्ग को लगेगा कब, तो 1857 के बाद। और जब उनको इस बात का एहसास होगा, तब मध्य वर्ग, चूंकि मध्य वर्ग ही तो पढ़ा लिखा है, और मध्य वर्ग पढ़ा लिखा है, तो इनके सारे तौर तरीके को समझ रहा है। और सारे जब तौर तरीके को समझ रहा है, तब ये मध्य वर्ग क्या करेगा, तो मध्य वर्ग अब नाराज होगा और भारत के लोगों को यूनाइट करना शुरू करेगा। किसके खिलाफ, तो यूनाइट करना शुरू करेगा किसके खिलाफ, तो ब्रिटिश पावर के खिलाफ। क्लियर। अब जब ब्रिटिश पावर के खिलाफ यूनाइट करना शुरू करेगा, इसका मतलब साफ दिख रहा है कि अब ये धीरे धीरे जब यूनाइट करेगा, तो आप बताओ, आप एक टर्म सुने हो ना, राष्ट्रवाद, सुने हो ना। तो मध्य वर्ग को क्या लगा भाई, तो यहां से क्या लगा, तो यहां से मध्य वर्ग को धक्का लगा। और मध्य वर्ग यहां से, मध्य वर्ग मध्य वर्ग यहां से असंतुष्ट हुआ। और जब मध्य वर्ग यहां से असंतुष्ट हुआ,
तो मध्य वर्ग क्या करेगा, लोगों को यूनाइट करेगा। और जब लोगों को यूनाइट करेगा तो यहीं से क्या शुरू होगा, तो इंडियन नेशनलिज्म शुरू होगा, भारतीय राष्ट्रवाद शुरू होगा। क्या शुरू होगा भाई, वहीं से भारतीय राष्ट्रवाद शुरू होगा। और यहीं से आप इस चीज को समझें तो आप देखना कभी भी सिविल सर्विस यूपीएससी और पीसीएस के सिलेबस में आप इस बात को देखना कि यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन एक चैप्टर आ जाता है ना, इंडियन नेशनलिज्म आ जाता है, नेशनल मूवमेंट आ जाता है। इसका मतलब आप इस बात को देखो कि इस भारतीय राष्ट्रवाद की जो कहानी है वो राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू होती है। क्या होगा भाई, इस भारतीय राष्ट्रवाद की कहानी इस राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू होती है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू होती है। उम्मीद क्लियर हो रहा, और क्लियर हो रहा तो अब इस बात को देखो कि राष्ट्रीय आंदोलन की बात चल रही है। तो राष्ट्रीय आंदोलन, तो क्या एक क्वेश्चन यहां से ये बन सकता है, देखो सिविल सर्विस में आपको लिखना बड़ा जरूरी होता है, लिखना नहीं आएगा तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में जो सबसे बड़ी डिमांड होती है वो लिखने की होती है। आप कितने भी बड़े तुर्रम खां क्यों नहीं हो, अगर आपको लिखना नहीं आएगा तो फिर आप कैसे सफल हो पाएंगे। इसीलिए लिखने के पहले कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस मतलब उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होना जरूरी है। और इन सारी चीजों में टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। समझ रहे हैं। अब इस बात को देखो कि इसके बाद क्या होगा, तो क्या हम ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्या यहाँ से क्वेश्चन लिखा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रवाद, ध्यान से सुनना, क्या क्वेश्चन बनेगा, भारतीय राष्ट्रवाद क्या बनेगा भाई, भारतीय राष्ट्रवाद क्लास में पढ़ूंगी हाँ मेरी लाइव क्लास नहीं जाना मुझे अगर कौन चलेगी इसी बात को तो तो अब इस बात को जरा ध्यान से समझना कि बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बड़ी बात जरा देखना, हम क्वेश्चन की बात कर रहे थे और क्वेश्चन ये है कि भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा अवधारणा राष्ट्रीय आंदोलन से, राष्ट्रीय आंदोलन से, भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू। ठीक, तो ऐसे आप इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस चीज को अपन देख सकते हैं, और इस चीज को जरा देखो कि अब यहाँ पे क्या होगा, भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू होती है। चर्चा करें, चर्चा करें, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अपन डिटेल कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को अपन डिटेल कैसे करेंगे, देखो हम आपसे आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन पार्टीशन ऑफ बंगाल है। लेकिन आप इस बात को देखो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को पढ़ने के लिए मेहनत कितनी लगती है। मेहनत करने का सेंस ये है कि सारी चीजें लिंकिंग से चल रही। तो ये जो पूरी क्लास है हम आपको थॉरली ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे मॉडर्न हिस्ट्री मेंस अप्रोच से भी पढ़ना होता है और कंप्लीट सिविल सर्विस के अप्रोच से भी पढ़ना होता है ना। तो इसमें हम ये दिखा रहे हैं, एक एक वर्ड को बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं, जिससे आपको कभी भी ये समस्या नहीं हो। यहाँ से लेकर 1857 के बाद से 1905 तक की ये हमारी यात्रा है। तो इस यात्रा में हम धीरे धीरे ये चीजें समझना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे। तो औपनिवेशिक लाभ के ऊपर बल, भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू होती है, चर्चा करें। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, हम आपको सिर्फ फ्रेमिंग कर दे रहे हैं, और फ्रेमिंग के साथ ही क्या करें, हम आपको सिर्फ इसमें फ्रेमिंग कर दे रहे हैं, आप इसको लिख कर लाना। ठीक है, आप इसको क्या करना तो लिख कर लाना, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं तो फ्रेमिंग कर रहे हैं। अब देखना, भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू होती है।
तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद का जो बैकग्राउंड आपको दिखेगा वो इंडियन नेशनलिज्म या भारतीय राष्ट्रवाद का जो बैकग्राउंड आपको लिखना पड़ेगा। कहाँ से लिखना पड़ेगा? अरे हमारा राष्ट्रवाद तो तभी जगेगा ना जब हमें समस्या होगी। समझ रहे हो? अगर हम आराम से रोटी चावल खा रहे हैं और सारे काम कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, इकोनॉमी अच्छी है, सोशल कल्चर अच्छा है, तो हमारा राष्ट्रवाद है ही नहीं। हमारा राष्ट्रवाद फिर राष्ट्र हो जाता है कि हम इस राष्ट्र में रहते हैं और वहां बहुत अच्छे से सारी चीजें चलती हैं। लेकिन हम जब पीड़ित होंगे, हम जब शोषित होंगे, तो हम क्या करेंगे? हम ऊपर की ओर से ऊपर की सरकार, मतलब अगर हम गांव में हैं तो क्या जिले से उम्मीद करेंगे, जिले में हैं तो सरकार से, और राज्य से राज्य सरकार, और राज्य में हैं तो देश की सरकार से उम्मीद करेंगे। और इन सारी चीजों पर कब्जा किनका है? ब्रिटिशर्स का है। अब इन सारी चीजों पर कब्जा जब ब्रिटिशर्स का है, तब एक बड़ी बात आपको समझना ये पड़ेगा कि भाई अब क्या किया जाए, तो अब उनके खिलाफ क्या किया जाए, कदम उठाया जाए। तो ये तब हो रहा है ना जब किसानों को क्या हो रही है। अब चूंकि उस दौर में भारत उस दौर में कैसे रह रहा, तो भारत में सबसे बड़ी बात यह है कि जो 75% पीपल है वो गांव में रह रहे हैं, और गांव में ब्रिटिश की क्या चल रही है? ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी चल रही है। समझ रहे हो? ब्रिटिश आर्थिक नीति। तो इस बात को ध्यान देना कि भारत यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, तो इसके बारे में देखो। यहाँ लिखेंगे भारत एक उपनिवेश था, और भारत जब एक उपनिवेश था, तो भारत एक उपनिवेश था किसका? तो उपनिवेश था ब्रिटिश का। और इस भारत में देखो, हमने औपनिवेशिक टर्म को पढ़ा है ना। तो इस भारत में औपनिवेशिक नीतियां लागू की गई। क्या लागू किया गया भाई? तो इस भारत में औपनिवेशिक नीतियां लागू की गई। और अगर भारत में औपनिवेशिक नीतियां लागू की गई, इसका मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इसका मतलब कि अब किसी भी प्रकार की नीति बनाई जाएगी, आप इस वर्ड को ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की नीति बनाई जाएगी, ब्रिटेन का आर्थिक लाभ हमेशा सुनिश्चित होगा। क्यों? क्योंकि भारत एक उपनिवेश है। हमने अभी पीछे टर्म में ये क्लियर किया, हमने अभी क्लियर किया है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। अब इस बात को देखो, औपनिवेशिक नीति में एक इनकी नीति थी ब्रिटिश आर्थिक नीति। कौन सी नीति भाई? ब्रिटिश आर्थिक नीति। ब्रिटिश आर्थिक नीति आपने इसको ऐसे पढ़ा होगा। कैसे भाई? तो रैयतवाड़ी सिस्टम है ना, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, आपने ये चीजें पढ़ा होगा। तो ब्रिटिश आर्थिक नीति का मतलब ये है कि रैयतवाड़ी सिस्टम, इसका मतलब है परमानेंट सेटलमेंट, इसका मतलब है महलवाड़ी सिस्टम। तो कहीं ना कहीं ये किससे है? तो किसानों के ऊपर। और ये जब पॉलिसी किसानों के ऊपर है, इसका मतलब यहाँ भी किसानों को क्या किया जाएगा? टैक्स लिया जाएगा। और जब बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाएगा तो शोषण होगा। तो यहाँ पे देखो, किसानों का शोषण बढ़ गया। इससे क्या हो गया? किसानों का शोषण बढ़ गया, किसानों का शोषण बढ़ गया। ठीक। अब इस बात को समझो कि यहाँ पे क्या हुआ, तो किसानों का शोषण बढ़ गया। और जब किसानों का शोषण बढ़ा, तो इस बात को आप जरा ध्यान से समझना कि अगर किसानों का शोषण बढ़ेगा, तो बड़ी बात यह होगी कि किसान, शोषण बढ़ने का मतलब आप समझ रहे हो? शोषण का मतलब ये नहीं है कि एक वक्त का खाना नहीं मिला। शोषण का मतलब ये है कि टैक्स भी दे रहे हैं और घर में पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो किसानों ने जमीन बेची, और जमीन बेचने के बाद अब एक टाइम तक जमीन भी तो सीमित होगा ना। और जब जमीन सीमित होगा तो कितना आप जमीन बेच पाएंगे? समझ रहे हो? तो जमीन भी सीमित था, और जमीन सीमित होने के बाद आप इस बात को समझो कि फिर तो टैक्स देना है, लेकिन अब जमीन ही नहीं है। तो इस तरह से किसान भूखे पेट रह के टैक्स दे रहा है, नहीं देगा तो मारा जाएगा। तो इस तरह से देखिए, शोषण की पराकाष्ठा है, और दूसरी तरफ अकाल की भी कंडीशन आ रही, फेमाइन की भी कंडीशन आ रही। इसका मतलब समझो कि मरता हुआ किसान हर एक गांव में पाया जाता, गांव के गांव साफ हो रहे हैं। इतना बड़ा शोषण का पराकाष्ठा रहा। सबसे बड़ी बात की एक जगह चर्चा यहाँ तक मिलती है कि लोगों ने जिंदा रहने के लिए क्या किया, तो अपने बच्चों को मारकर भी खाया। अब इस बात को समझो कि शोषण का ये लेवल है। तो किसानों का शोषण बढ़ा। औपनिवेशिक नीति में आप देखेंगे तो क्या हुआ, औपनिवेशिक नीति में और नीति आ जाएगी। चलो सारी चीजों को देख ही लो। एक क्या होगा भाई,
ई क्या होगा, तो देखो हस्तशिल्प उद्योगों का भी पतन सामने आएगा, हस्तशिल्प उद्योगों का भी पतन सामने आएगा। और हस्तशिल्प उद्योगों के पतन से क्या होंगे, शिल्पकार बेरोजगार हो जाएंगे, शिल्पकार बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, गवर्नर जनरल की अपनी नीति आएगी, और गवर्नर जनरल की नीतियां, और गवर्नर जनरल की नीतियां में जो सबसे फेमस है उसके बारे में देखो, किसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखना। गवर्नर जनरल की नीतियां में हम बात करें तो किसके बारे में बात करेंगे, तो इसमें हम बात करेंगे वेलेजली के बारे में, लॉर्ड वेलेजली के बारे में, और एक बात करेंगे डलहौजी के बारे में। ठीक, किसके बारे में बात करेंगे, तो लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेजली। यहाँ पे क्या हुआ, वेलेजली ने क्या लेकर आया, तो वेलेजली लेकर आया सहायक संधि, वेलेजली लेकर आया क्या, तो सहायक संधि। ठीक है, और ये लेकर आए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे आप हड़प नीति के नाम से जानते हैं। और इसी भी क्या किया गया, तो देखो जो भारत के देसी राजा थे उनको भी गुलाम बनाया गया, भारत के देसी राजा को भी गुलाम बनाया गया। तो देसी रियासतों के राजा भी परेशान है, किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, तो अब बताओ जमींदार भी आगे चल के परेशान हो जाएंगे। तभी तो 1905 में क्या कर रहे हैं जमींदार, क्या कर रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इस औपनिवेशिक नीतियों से सभी लोग परेशान है, तो भारतीय राष्ट्रवाद दिखेगा। अब भारतीय राष्ट्रवाद दिखेगा तो इसके बाद का स्टेप ले लेना, जब क्या हुआ, सभी वर्ग करीब करीब, किसान असंतुष्ट, इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर रहे हैं ना, किसान असंतुष्ट, मजदूर, शिल्पकार लिख लो, शिल्पकार असंतुष्ट। ठीक है, फिर बात करें कौन, तो देसी राजा या देसी राजा असंतुष्ट, तो ये सभी लोग असंतुष्ट हुए, इनके शोषण हुआ। तो आप इस बात को बताओ कि अब भारत में बचे ही लोग कौन, 75% पीपल गांव में रहते हैं, गांव में से किसान है, मजदूर है, शिल्पकार, सभी लोग शोषित है, और बचे जो राजा हैं वो भी शोषण का शिकार। तो यहीं से आप देखेंगे कि क्या हुआ, असंतुष्टि बढ़ी, और जब असंतुष्टि बढ़ी, जब ये लोग असंतुष्ट हुए, तो इसी का एक बड़ा रिजल्ट सामने आप देखते हैं क्या, तो इसी का एक बड़ा रिजल्ट आप सामने देखते हैं 1857 का रिवोल्ट, 1857 का विद्रोह। तो आपको यहां से स्टार्ट लेना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं आप कैसे लिखना है। भारतीय राष्ट्रवाद की अवधारणा राष्ट्रीय आंदोलन से शुरू होती है, तो राष्ट्रीय आंदोलन अब आ गया, और यहीं से आप फिर से अब 1857 के बाद आप क्या कनेक्ट करेंगे, तो 1857 के बाद क्या करेंगे, तो आपको ये चीजें लिखनी होगी, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, आफ्टर 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 द revolt of after the revolt of 1857, middle class also dissatisfied। कौन भाई, तो middle class also dissatisfied, middle class also dissatisfied, मिडिल क्लास ऑल्सो डिससेटिस्फाइड। और जब मिडिल क्लास ऑल्सो डिससेटिस्फाइड, तो यहीं से वो क्या करेगा, यहीं से उस नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करेगा, यहीं से वो नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करेगा। समझ पा रहे हैं आप कैसे चलता है ये सारा मामला, यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा, और उसी राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम बात ही कर रहे थे। तो देखो हमने जहां से स्टार्ट लिया था, आप इस चीज को देखो कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल तो जरूर पढ़ रहे थे, लेकिन इस पार्टीशन ऑफ बंगाल में हम जब समीक्षा करें तो औपनिवेशिक लाभ के बाद फिर हम देखो यहाँ पे ये चैप्टर है राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे थे। तो क्या ये चीजें आप समझ पा रहे, बताना, क्लियर। अब इस बात को देखो, यही राष्ट्रीय आंदोलन से तो हमें पढ़ाई करनी है, जो हम बात कर रहे थे, तब तक ये क्वेश्चन बन गया। तो इस क्वेश्चन तक, इस टॉपिक तक हम इस क्वेश्चन को लेकर आगे हम लिख लेंगे। क्या हम ये उम्मीद करें कि आप लिख पाएंगे, और लिख पाएंगे तो इस चीज को देखना। अब आ जाओ आगे बात करें।
तो भैया बात कर रहे थे हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो राष्ट्रीय आंदोलन में इस बात को समझना कि राष्ट्रीय आंदोलन में हमारा जो पहला चैप्टर शुरू होता है नेशनल मूवमेंट में। राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन, है ना। नेशनल मूवमेंट या राष्ट्रीय आंदोलन, और इसमें हम जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप देखना सिलेबस जो डिजाइन किया गया इसी वे में किया गया है। और इस वे का करने का मतलब देखो, अगर आपके मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री का सिलेबस डिजाइन किया गया है तो उसका तार्किक आधार है, कुछ भी चीजें ऐसे उठा के नहीं रख दी गई है। और अगर तार्किक आधार है तो हमें उसी वे में पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो बड़ी बात इस चीज को समझना कि नेशनल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो इसमें पहला चैप्टर आपको दिखेगा भारतीय राष्ट्रवाद। क्या दिखेगा भाई? भारतीय राष्ट्रवाद। तो अब इस चीज को बताओ कि अगर हम राष्ट्रवाद की बात करें तो भारत का राष्ट्रवाद उस समय के दौर में, मॉडर्न एरा के दौर में जब भारत गुलाम था तब के दौर में कैसा था, और राष्ट्रवाद क्यों आ रहा? क्योंकि भारत की बहुसंख्यक आबादी क्या है, तो पीड़ित है, शोषित है। और जब शोषित है तो वो फिर एक ऐसे स्टेप की ओर आगे बढ़ रही है जो धीरे धीरे यूनिफिकेशन या धीरे धीरे, एक बात करें तो धीरे धीरे क्या है, यूनिटी की बात करता है। और इसी राष्ट्रवाद को लेकर जो सबसे बड़ा रोल रहा वो किसका रहा, तो इस राष्ट्रवाद को जगाने में। अच्छा, राष्ट्रवाद क्यों आ रहा भाई? क्यों आ रहा? राष्ट्रवाद इसलिए आ रहा क्योंकि बड़ी बात आप देखना कि बड़ी बात इसमें क्या है, तो बड़ी बात जरा देखना कि राष्ट्रवाद को लेकर भारत की बहुसंख्यक आबादी, भारत की बहुसंख्यक आबादी, भारत की बहुसंख्यक आबादी, आबादी क्या है भाई? तो शोषित है, शोषित है, पीड़ित है और अकाल की स्थिति से जूझ रही है। अकाल की बारंबारता से जूझ रही है। और देखो, ऋण चुकाने के लिए उन्होंने क्या किया, कर भी लिया, सॉरी लोन भी लिया, ऋण भी लिया। और जब ऋण लिया तो उस ऋण का अपना अलग ब्याज है, उस इंटरेस्ट पे जब ब्याज आ रहा तो वो भी सारी चीजें, वो भी एक तरह से, तो ये भी एक पॉइंट बन जाता है, ऋण की बारंबारता। ठीक है, तो यहां तक ये सारी चीजें ठीक। अब इस बात को समझो कि बड़ी बात क्या होगी, तो बड़ी बात इस चीज को समझना कि बड़ी बात यहाँ पे ये हो रही कि फाइनली भारत की बहुसंख्यक आबादी शोषित, पीड़ित और अकाल की बारंबारता या ऋण की बारंबारता से ग्रसित है। और जब ग्रसित है तो इसी चीज को देखना ध्यान से कि भाई एक क्लास है, एक मध्य वर्ग है, वो भी मध्य वर्ग तो ये चीजें देख रहा है, चूंकि पढ़ा है तो वो ज्यादा देख पा रहा, और ज्यादा देख पा रहा। तो इधर क्या है, तो दूसरी तरफ मध्य वर्ग भी असंतुष्ट है। मध्य वर्ग भी क्या है, तो मध्य वर्ग भी असंतुष्ट है। क्लियर है? अब इस बात को देखो, मध्य वर्ग भी असंतुष्ट हो रहा, दूसरी तरफ बड़ी बात करें तो भारत की बहुसंख्यक आबादी भी परेशान, भारत का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो पढ़ा लिखा क्लास है, वो भी असंतुष्ट है ना। और जब वो भी असंतुष्ट है तब जाकर यही क्या करेगा, यही राष्ट्रवादी आंदोलन या राष्ट्रवाद का, यही राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रवाद का नेतृत्व करेगा। और इसी नेतृत्व का नाम ही है क्या, राष्ट्रवाद। तो भैया राष्ट्रवाद राष्ट्र के लोगों से बनेगा, राष्ट्र की समस्याओं से बनेगा, और उसका नेतृत्व जो प्रदान कर रहा है उसी का नाम है मध्य वर्ग। तो मध्य वर्ग ने क्या किया, मध्य वर्ग ब्रिटिश नीतियों से असंतुष्ट होकर, मध्य वर्ग ब्रिटिश नीतियों से असंतुष्ट होकर भारतीयों के नेतृत्व के लिए भारतीय लोगों का नेतृत्व किया, और इसी का नाम ही है राष्ट्रवाद।
समझ पा रहे हैं कैसे चल रहा है मामला? बहुत प्रैक्टिकल पढ़ना है, किताबी भाषा बिल्कुल नहीं। अब इस चीज को देखो, इसे हम लिख क्या सकते हैं, तो देखो इसे अपन क्या लिखेंगे, ध्यान देना। इसे हम लिखेंगे क्या, इसके बारे में देखो। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि भारत का राष्ट्रवाद क्या था, तो देखो हमने कहा कि भारतीय मध्य वर्ग भारतीय मध्य वर्ग ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से भारतीय मध्य वर्ग ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से भारतीय मध्य वर्ग ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से असंतुष्ट हुआ। भारतीय मध्य वर्ग ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से असंतुष्ट हुआ और और उसने 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 भारतीय उसने भारतीय वर्ग को एकीकृत कर एकीकृत करने के प्रयास ही ही प्रयास ही क्या है भाई, तो भारतीय राष्ट्रवाद। बोलो, क्लियर हो रहा है ये सारी बातें? इसका मतलब इस बात को समझो कि भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय मध्य वर्ग ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों से असंतुष्ट हुआ और उसने भारतीय मध्य वर्ग को या भारतीय वर्ग को एकीकृत करने का प्रयास किया, और इसी को हमने क्या किया, इसी को हमने राष्ट्रवाद नाम दे दिया। क्लियर? अब देखना, इसका मतलब इस बात को समझे कि राष्ट्रवाद, भारत का राष्ट्रवाद उस समय के दौर में जब ब्रिटिश इंडिया है, तो ब्रिटिश इंडिया में भारत का राष्ट्रवाद क्या प्रेजेंट कर रहा, तो ब्रिटिश इंडिया में भारत का राष्ट्रवाद क्या प्रेजेंट कर रहा, तो ब्रिटिश इंडिया में भारत का राष्ट्रवाद क्या प्रेजेंट कर रहा, तो भारत का राष्ट्रवाद, ध्यान से सुनिए, भारत का राष्ट्रवाद क्या प्रेजेंट कर रहा कि शोषण से पीड़ित लोग, शोषण के शिकार लोग, ऋण ऋण से शिकार लोग, अकाल से पीड़ित लोग क्या हो जाए, तो यूनाइट हो जाए। और यूनाइट किसके नेतृत्व में हो रहे हैं, तो ये यूनाइट किसके नेतृत्व में हो रहे हैं, तो मिडिल क्लास के, इंडियन मिडिल क्लास। और किसके अगेंस्ट हो रहे हैं, किसके अगेंस्ट, तो ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी के अगेंस्ट, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी के अगेंस्ट। इसका मतलब है ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध। ठीक है, तो ऐसे हम आगे चलने वाले हैं। ये सारी चीजें आप समझना, बहुत बेसिक से ले चल रहे हैं। आप देखना कि आप कहीं भी देखना, बहुत इतना विस्तार शायद ही कोई पढ़ा रहा होगा, है ना? क्लियर है? अब आइए जो मेन पॉइंट बात करना है इसके बारे में समझते हैं। तो फाइनली राष्ट्रवाद क्यों शुरू हो गया, राष्ट्र की समस्याओं से। और राष्ट्र की समस्या क्या है, तो शोषण से इंसान पीड़ित है, ऋण से पीड़ित है, अकाल से पीड़ित है, और मध्य वर्ग तो पीड़ित है ही, जिसके लिए बात कर चुके हैं। देशी रियासतें क्यों पीड़ित है, कि उनका राज्य चला गया। समझ रहे? तो ये क्या है, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध मिडिल क्लास का नेतृत्व की बात करता है राष्ट्रवाद। क्लियर है? तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध मिडिल क्लास, मध्य वर्ग के नेतृत्व की बात करता है।
एक सेंटेंस में लिखना चाहे तो अपने ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको सेंटेंस फॉर्म दे दे, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तो भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश, ब्रिटिश औपनिवेशिक, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध भारतीय वर्ग के नेतृत्व की बात करता है। बोलो, यही लिख सकते हैं ना? तो देखो, फाइनली राष्ट्रवाद शुरू हो चुका है, और राष्ट्रवाद शुरू हो गया तो पहला चैप्टर आपको राष्ट्रवाद पढ़ना होता है, और राष्ट्रवाद के बाद एक बड़ी कोशिश ये रहती है कि भैया अब देखो, आज के समय आप 10 लोगों को एक साथ खड़ा नहीं रख सकते किसी एक सेम पर्पस के लिए। उसके लिए भी देखना कि बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, चीजें लालच देनी पड़ती है, पैसे खिलाने पड़ते हैं, गांव में तो पेट्रोल भराना पड़ता है, समोसे देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, आप इस चीज से वाकिफ होंगे। लेकिन इस चीज को आप समझे कि भैया अब उस समय की जनता क्या इलिटरेट है, और जनता इलिटरेट है तो उनको साथ रखने के लिए धीरे धीरे टाइम तो लगेगा ना यार, और टाइम तो लग रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है, मिडिल क्लास ये सोच पा रहा कि भैया कहीं का विद्रोह हो भारत की, ध्यान से सुनना, भारत के किसी भी दिशा का विद्रोह, भारत के किसी भी क्षेत्र का विद्रोह, मान लो कि भारत के, ध्यान से सुन लेना, भारत के किसी भी क्षेत्र का विद्रोह, भारत के किसी भी क्षेत्र का विद्रोह, भारत के किसी भी क्षेत्र का विद्रोह भारत का विद्रोह माना जाएगा। इस सेंटेंस को भी समझना क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे इसके पहले क्या हो रहा था, अभी तक ये हो रहा था कि देखो कहीं मान लो कि कोई यहाँ बंगाल में विद्रोह कर दिया, तो फिर दूसरा जो क्षेत्र है वो उससे क्या प्रभावित ही नहीं हुआ। बंगाल में विद्रोह किया तो गुजरात अछूता रह गया, गुजरात में विद्रोह हुआ तो केरल अछूता रह गया, केरल में विद्रोह हुआ तो दिल्ली अछूता रह गया। समझ रहे हो? तो भैया अलग अलग विद्रोह करेंगे तो हम ब्रिटिश से लड़ कैसे पाएंगे? और ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश बहुत कमजोर है, ब्रिटिश के देखो आप सबसे शक्तिशाली भारत कब हो सकते हैं, दो ही चीजें हो सकता है आपके पास, और वो दो चीजें ब्रिटिश के पास थी। एक ही वर्ड में देखो सारी बात अपन कह रहे हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। हम ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश पावर है, ध्यान से सुनना, जो ब्रिटिश पावर है वो ब्रिटिश पावर क्या है? तो वो ब्रिटिश पावर, पहली बात की ये मनी पावर है। पहली बात क्या है इसके सेंस में, तो ये मनी पावर है, मनी पावर है, ठीक है। पहली बात क्या है कि मनी पावर है, इसके पास धन बहुत ज्यादा है। धन बहुत ज्यादा रहने के कारण पीछे कारण ये है कि एक तो ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब औद्योगिक उत्पादन बड़े लेवल पे, और औद्योगिक उत्पादन इतना ज्यादा हो गया कि भाई उसको किसी दूसरे देश में बेचा जाए, और दूसरे देश में बेचने के लिए वहां के देश पर नियंत्रण करना पड़ेगा, और वहां के देश पर नियंत्रण करने के लिए सबसे जो आसान विकल्प दिखा उनको भारत दिखा, क्योंकि भारत क्या है, बड़ा मार्केट था। दूसरी तरफ क्या हुआ, दूसरी तरफ ब्रिटेन ने बड़े बाजारों की आवश्यकता के लिए अब दूसरे देश पर कब्जा करना शुरू किया, उपनिवेश बनाना शुरू किया। अब आपको देखो एक एक टर्म से क्लियर समझ आ रहा होगा। तो उपनिवेश बनाना शुरू किया, और जब उपनिवेश बनाना शुरू किया, इसी सेंस में इस बड़ी बात को समझना कि अब उसी उपनिवेश में एक भारत है। तो भारत को गुलाम इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत से कच्चा माल ले जाया जा सके, रॉ मटेरियल ले जाया जा सके, और उस रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से निर्मित सामान को भारत बेच दिया जा सके, भेजा जा सके और बेचा जा सके। इसी के लिए भारत का क्या किया गया, विलय के भारत को गुलाम बनाया गया। और दूसरी बात आप समझो कि सिर्फ भारत ही गुलाम नहीं है ब्रिटेन का, 3/4 पार्ट क्या है,
विश्व के 3/4 पार्ट पर कब्जा है किसका? ब्रिटेन का। इसका मतलब आप देखो, अगर भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो आप देखो इधर सारा कब्जा, और सारा कब्जा के साथ आगे देखो तो फिर फाइनली उनका पूरा अफ्रीका कब्जा है ना। गोल्डन लैंड की ओर बढ़ने के चांस, और उसी संदर्भ में म्यांमार जैसे क्षेत्रों के ऊपर भी बात की जा रही है, संधि की जा रही है, जिसमें यानडम्बू की ट्रीटी आप देखेंगे। लेकिन फिलहाल इस चीज को देखो, आपको बस इतना समझना है इसमें कि मनी पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जब मनी पावर बहुत ज्यादा है, तो मनी पावर ज्यादा का मतलब कि पैसा ही पैसा, आर्थिक स्थिति बड़ी समृद्ध है। और दूसरी बात कि इनके पास, देखो यूरोप में एक और चीज हो चुका है, रेनेसा आपने सुना होगा नाम, पुनर्जागरण आपने नाम सुना होगा, और उसी पुनर्जागरण का एडवांस वर्जन या परिपक्व अवस्था ही प्रबोधन काल है, प्रबोधन काल है, जिसको आप एनलाइटनमेंट कहते हैं। तो प्रबोधन काल का मतलब है कि वो देश तरक्की कर रहा था, और उस देश में एक तरफ क्या था, तो प्रोडक्शन बढ़ रहा था, दूसरी तरफ साइंटिफिक डेवलपमेंट बढ़ रहे थे, तीसरी तरफ मैकेनाइजेशन हो रहा था। इसका मतलब कि बताओ कि वेपन्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अगर मशीनीकरण के दौर में वेपन्स बनेगा कि नहीं। अब इसमें ये हुआ कि अब एक देश दूसरे देश से कंपटीशन कर रहा है कि हम शक्तिशाली, तो हम शक्तिशाली, और इसी के लिए एक देश दूसरे देश से ज्यादा क्या कर रहा है, वेपन बना रहा है, और इसी आर्टिलरी का यूज कर रहा है। इसका मतलब देखो कि इनके पास क्या होगा, कि आर्म्ड भी तो फोर्सेस होंगे, होंगे ना। तो ये एक ऐसा देश है जिसके पास मनी पावर भी है, और दूसरा की आर्म्ड पावर भी। अब बताओ कि इस देश से लड़ा ही नहीं जा सकता ना यार, और लड़ा नहीं जा सकता मतलब कि अब बताओ छोटे छोटे आप विद्रोह करोगे तो ये आसानी से सप्रेस कर देगा, आसानी से दबा देगा, और जब आसानी से दबा देगा तो फिर हम कैसे लड़ पाएंगे। तो इसी चीज को मिडिल क्लास ये समझ रहा है कि भैया एक क्षेत्र का विद्रोह पूरे भारत का विद्रोह माना जाए, भारत के किसी भी क्षेत्र का विद्रोह भारत का विद्रोह माना जाएगा। और इसी को लेकर क्या हुआ, अब एक मीटिंग स्टार्ट हुई, और उसी मीटिंग के सेंस में अब देखना उस मीटिंग का बड़ा रिजल्ट सामने आएगा, और वही बड़े रिजल्ट का नाम क्या है, तो उसी बड़े रिजल्ट का नाम है आईएनसी। उसी बड़े रिजल्ट का नाम है आईएनसी, जिसे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, जिसे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। समझ गए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। अब इस चीज को समझो कि बड़ी बात क्या हो गई, तो बड़ी बात यहाँ पे ये समझना है कि अब यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करेगी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कहेगी कि भैया अब कहीं का विद्रोह हो उसे कौन स्टैब्लिश करेगी, कौन उसे आगे रेगुलेट करेगी, तो उसे रेगुलेट करने का जो काम करेगी उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कहीं का विद्रोह हो, और उस कहीं के विद्रोह को लेकर जो मेन पॉइंट बनने वाला है, वो मेन पॉइंट क्या बनेगा, तो वो कांग्रेस बनेगा। क्या यहां तक समझ पा रहे हो, क्या यहां तक समझ पा रहे हो। बताना यहां तक क्लियर है। तो भारत का विद्रोह